माँ जान, आप बात करें ना बाबा साईं से, मुझे आगे पढ़ना है। 17 साला आरुष कलसूम बेगम के पीछे पीछे चलती मिन्नत करती बोली, आरू ये बात तुम खुद उनसे करो और मैं उनका जवाब भी बता दूं, इनकार होगा। तुम्हारी दादियान कभी राजी नहीं होंगी कि तुम शहर जाकर नामहरम मर्दों के दरमियान बैठो। कलसूम बेगम ने साफ इनकार किया। आप बाबा साईं से बात करें, दादी जान को मनाना फिर बाबा साईं का काम है। आरुष ने मजे से कहा, बहुत बिगड़ती जा रही हो आरू, मालूम है ना तुम्हें हमारे यहाँ लड़कियां बाहर जाकर नहीं पढ़ती। कलसूम बेगम ने घूर कर कहा, तो आप मैट्रिक के बाद कभी यहाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनवा दें ताकि लड़कियों को बाहर ना जाना पड़े, पर तब तक की इजाजत तो दें। लाला दुरैद और शादी लाला भी तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए हैं ना। मुझे आप कराची तक जाने नहीं दे रहे क्योंकि मैं लड़की हूं। आज बता ही दिया, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। आरुष ने अपने नादीदा आंसू साफ करते मुंह बसोर कर बोली, आ जाए शाह साहब, करती हूँ बात। कलसूम बेगम की बात पे वो खुशी से उछल पड़ी। ओ अम्मा जान, आई लव यू। आरुष उनके गाल पर बोसा देकर बोली तो वो मुस्कुरा पड़ी। ए लड़की, कहाँ जा रही हो? आरुष भागा भाग अपने कमरे में जा रही थी। अपनी दादी मेहताब की आवाज पे उसके कदमों पर ब्रेक लग गई, जो हॉल में बैठी रुअबदार नजर से उसको घूर रही थी। पास उनके 10 साला हरीम बैठी हुई थी, जो चॉकलेट खाने में बुरी तरह मसरूफ थी। अस्सलामु अलैकुम दादी जान। वो मैं अपने कमरे में जा रही थी। आरुष उनके पास बैठकर बोली, ये क्या तुम्हारे दिमाग में खन्नास भरा है शहर जाने का? मेहताब बेगम तीखे जतूनों से उसको घूर कर बोली तो आरुष को अपने आस पास खतरे की घंटियां बजती सुनाई दी और उसने टेढ़ी नजरों से पास बैठी हरीम को देखा। उसके पास इतनी चॉकलेट्स और चिप्स देखकर वो समझ गई हरीम ने चुगली दी है। अक्सर मेहताब बेगम हरीम को चॉकलेट के लालच देकर आरुष की जासूसी करने का कहती थी, जिसपे मासूम सी हरीम चॉकलेट की वजह से बड़े अच्छे तरीके से आरुष के पल पल की खबर मेहताब बेगम की गोश गुजार करती थी। दादी जान, मुझे आगे पढ़ना है और ये बात मैं सबको वाज़ेह तौर पर बता चुकी हूँ। आरुष अदाब के दायरे में बोली, देखो आरुष, माना कि तुम्हारी हर बात मानी जाती है। मैं और तुम्हारे बाप तुम्हारी हर ख्वाहिश का एहतराम करते हैं। एक तरह से ये ठीक भी है, इकलौती बेटी हो, पर ये तुम्हारी कोई नहीं मानेगा, इसलिए दिमाग से निकाल दो। मेहताब बेगम ने सख्त लहजे में कहा। क्यों नहीं मानी जाएगी? आगे पढ़ने कोई गुनाह तो नहीं, ये मेरी नाजायज ख्वाहिश तो नहीं है। आरुष संजीदगी से बोली, मर्दों का मुकाबला मत करो। मेहताब बेगम ने उसको लुतारा। मुझे मर्दों का मुकाबला करने का शौक भी नहीं दादी जान, मैं बस आगे पढ़ना चाहती हूँ और इस ख्वाहिश से ये जाहिर नहीं होता कि मैं मर्दों से मुकाबला कर रही हूँ। आरुष इतना कहती उठ खड़ी हुई। शहबाज ने तुम्हें बहुत छूट दे रखी है, जब भी अपने बाप की माँ से आंखों में आंखें डालकर बात कर रही हो। आने दो उसको, कहती हूँ तुम्हारी शादी करवा दे ताकि अकल ठिकाने पे आए। मेहताब बेगम की सीरियस बात पर आरुष को हंसी आई। ठीक है, फिर मैं उसके साथ शहर जाऊंगी, हम मिलकर पढ़ाई करेंगे। आरुष आंख विंग कर कर बोली तो उसकी बेबाकी पर मेहताब बेगम का मुंह पूरा खुला रह गया। इससे पहले वो अपने सामने पड़ी चप्पल से उसकी छत रोल करती आरुष हरीम के पास पड़े चॉकलेट के डब्बे में से 3 चॉकलेट्स निकाल कर ऊपर भागी, जिससे हरीम ने रोना डाल दिया। हाय कम वक्त, मेरी बच्ची को रुला दिया। मेहताब बेगम हरीम को चुप करवाने की कोशिश में हलकान होती तेज आवाज में आरुष से बोली, जो इनकी बात से बेनियाज कमरे में आकर आराम से चॉकलेट खाने लगी। अरे मेरी बच्ची, इतने बड़े डब्बे में से अगर 3 चॉकलेट चले गए तो कौन सी क़यामत बर्पा हो गई जो रो रो कर मेरी जान निढाल कर रही हो। हरीम जो रोने से बाज नहीं आ रही थी। मेहताब बेगम उसको चुप करवाती तंग होकर बोली, जिससे हरीम और जोरों से रोने लगी। क्या हुआ अम्मा साईं, क्यों रो रही है हरीम? कलसूम बेगम इनके पास आती परेशान हुई। तुम्हारी बेटी की मेहरबानी है, ऊंट जितना कद हो गया है, मगर मजाल है जो कल नाम की कोई चीज हो उसमें। मेहताब बेगम गुस्से से बोली, क्या कर दिया है अब उसने? कलसूम बेगम ने जानना चाहा।
حریم کے چاکلیٹ اٹھا کر گئی ہے، بھلا اس کو کیا ضرورت، اتنی چیزیں تو پڑی ہیں اس کے کمرے میں، پھر اس بچے کی چیزوں میں کیوں نظر ڈالنا، انہوں نے بتایا۔ تو کیا ہوا، آرو بھی تو اپنی چیزیں اس کو دیتی ہے۔ کلثوم بیگم کچھ شرمندہ ہوئیں۔ نہ بی بی نہ، تمہاری بیٹی اپنی چیزیں کسی کو نہ دے، دینا تو دور کی بات دکھاتی بھی نہیں۔ مہتاب بیگم ان کو گھور کر بولی تو کلثوم بیگم نے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ یہ کیا حرکت کی تم نے نیچے؟ کلثوم بیگم سیدھا آروش کے کمرے میں آئی جو مزے سے چاکلیٹ کھاتی ساتھ میں اپنے کمرے میں موجود ٹی وی پر کارٹون دیکھنے میں مصروف تھی۔ دل کیا چاکلیٹ کھانے کا تو حریم سے لے لی، اس میں کون سی بڑی بات ہے، شیئرنگ از کیئرنگ، آروش نے بتایا۔ تمہارے پاس بھی تو ہوگی، وہ بچی ہے آرو، کلثوم بیگم نے سمجھایا۔ کوئی بچی بچی نہیں ہے، آفت ہے پوری، میری باتیں دادی کو بتا کر ان کی فیورٹ بن گئی ہے۔ آروش منہ کے زاویے بگاڑ کر بولی۔ تو کیوں نہ ان کی فیورٹ ہو، آخر کو اماں سائیں کی اکلوتی بیٹی کی نشانی ہے، کلثوم بیگم نے گھور کر کہا۔ تو میں کب اعتراض کر رہی ہوں، میں بس یہ چاہتی ہوں دادی میری خواہش کے درمیان رکاوٹ نہ بنے، آروش سنجیدگی سے کہا۔ تمہاری شادی کی عمر ہے، توبہ کریں اماں جان، 17 کی ہوں بس میں، ابھی میرے پڑھنے کی عمر ہے، نہ کہ شادی وغیرہ کی۔ آپ اپنے بیٹوں کی فکر کریں جن کا شادی کرنے کا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں۔ آروش ان کی بات درمیان میں کاٹتی کانوں کو ہاتھ لگا کر بولی، تو کلثوم بیگم خاموش ہو گئیں۔ گاڑی رکی تو حریم نے دریش شاہ کی جانب دیکھا جو اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ چلتی ہوں دلہا، پر آپ سے ایک درخواست ہے، اس لڑکی کو ظلم سہنے سے بچائیں، آپ خود ہی تو بتاتے ہیں ظلم کرنا، ظلم سہنا، کسی پر ظلم ہوتا دیکھنا، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا گناہ کے زمرے میں آتا ہے، تو پلیز آپ کچھ کریں۔ کیوں آپ کسی پر ظلم نہ بھی کریں تو آپ سے اللہ پوچھے گا، جب آپ نے کسی معصوم پر ظلم ہوتا دیکھا تو خاموش کیوں رہ رہے ہیں، اس کو بچا کیوں نہیں رہے؟ حریم سنجیدگی سے کہتی گاڑی سے اتر گئی۔ پیچھے کتنی ہی دیر دریش شاہ ساکت سا اس کی باتوں پر غور کرتا رہا، اس کو حریم سے اتنی گہری باتوں کی امید نہیں تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنا سیل فون اٹھا کر شازل شاہ کا نمبر ڈائل کیا جو پہلے ہی بیل پہ ریسیو ہو گیا تھا۔ شازل کچھ کہتا جب دریش شاہ سخت لہجہ اپناتا اس سے بولا، کہاں منہ کالا کر رہے ہو؟ شازل جو ایک ہاتھ سے کان میں لگے ایئر فون کو ٹھیک کر رہا تھا، دوسرے ہاتھ سے چہرے پر صابن لگا رہا تھا۔ خود سے بڑے بھائی کی دھار پر اس نے سامنے مرر میں اپنا خوبصورت وجیحہ چہرہ دیکھا، پھر کہا، صابن سے چہرہ چمک رہا تھا، بکواس بند کرو تم، کل تم مجھے حویلی میں نظر آؤ، اگر نہیں تو کل میرے آدمی گھسیٹ کر لائیں گے۔ دوسری طرف دریش شاہ سخت لہجے میں حکم دینے کے بعد کال کاٹ دی تھی۔ حویلی؟ شازل شاہ بربرایا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں کبھی وہاں نہیں جاؤں گا، شازل اٹل لہجے میں خود سے کہتا دوبارہ سے دریش شاہ کو کال کرنے لگا۔ لالا میں کبھی وہاں نہیں آؤں گا، شازل نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے مت آؤ، میں آدمی بھیج دوں گا۔ دریش کو جیسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ آپ سب کی نظروں میں کیا میری بات کی کوئی اہمیت نہیں؟ شازل کو افسوس ہوا۔ ہے، بالکل ہے، تبھی تمہارا حویلی آنا ضروری ہے۔ اگر اپنے بڑے بھائی کا ذرا بھی احترام کرتے ہو تو میری بات کا مان رکھو گے، دریش نے مسکرا کر کہا۔ یہ اچھا طریقہ ہے ایموشنل بلیک میلنگ کا، شازل بدمزہ ہوا۔ کیا تم روئی ہو؟ آروش شہباز شاہ کے کمرے میں آئی تو انہوں نے اس کا ستایا ہوا چہرہ دیکھا تو فکر مندی سے گویا ہوئے۔ میں کیوں روں گی؟ آروش بنا ان کی جانب دیکھ کر بولی۔ اب تم خفگی چھوڑ دو، تمہاری بات مان تو لی ہے۔ شہباز شاہ ہنکار بھر کر بولے۔ کیا بات مانی آپ نے؟ وہ بیچاری ایک ہفتے سے تائی جان اور شبانہ بھابی کا ٹارچر برداشت کر رہی ہے، کبھی آپ جا کر سٹور روم میں جائیں اور دیکھیں اس کا کیا حال کیا گیا ہے، اس کا چہرے پر جگہ جگہ نیل کے نشان ہیں، اس میں اتنی ہمت نہیں کہ پانی کا خالی گلاس تک اٹھا سکے، باسی روٹی تک کا نوالہ اس کو نہیں دیتے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میری بات مان لی؟
वो लड़की हर वक्त हरासा रहती है, कोई नजर आए तो थर थर कांपने लगती है, कोई आहिस्ता आवाज में उसका नाम ले तो उसकी जान निकल जाती है। शहबाज शाह की बात पर आरुष फट पड़ी। मुझे नहीं था शाजिल ऐसा करेगा, मुझे लगा वो उसकी हिफाजत करेगा, तभी मैंने दुरेद के बजाय शाजिल से उसका निकाह पढ़वाया। शहबाज शाह शर्मिंदा हुए। वो भी शाह खानदान का खून है, बेइज्जती तो उसकी रगों में भी हुआ। आरुष तंजिया लहजे में कहती। जैसे ही पलटी, कलसूम बेगम का हाथ उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। चटाख की आवाज पे शहबाज शाह जल्दी से खड़े होते खूनखार नजरों से कलसूम बेगम को देखकर आरुष को अपने साथ लगाया, जो अपने चेहरे पर हाथ रखे साकित नजरों से अपनी माँ को देख रही थी। ये तरबियत की है हमने तुम्हारी, जो बाप के सामने जबान दराजी कर रही हो? कलसूम बेगम उसको झंझोड़ कर पूछने लगी तो आरुष ने अपना सर झुका दिया। कलसूम, शहबाज शाह ने उनको टोका। नहीं शाह साहब, आज आप मुझे बोलने दें। बहुत बर्दाश्त कर ली है इसकी बदतमीजियां, इसकी हर नादानी, हर गुनाह माफ कर दिया ताकि ये सब्र हासिल करे, पर नतीजा क्या निकला? आपकी बेटी हर एक से तल्ख कलामी करती है। कलसूम बेगम ने आज उससे बिना डरे बोली। आरुष मेरी जान, आप अपने कमरे में जाओ। शहबाज शाह उसका माथा चूमकर बोले तो आरुष की आंखों से गर्म स्याल बह निकले। माफ कर दीजिएगा, अब कभी कोई बात नहीं करूंगी। आरुष सपाट लहजे में कहती कमरे से बाहर चली गई। आरुष को थप्पड़ मारने का हक तुम्हें किसने दिया? शहबाज शाह सख्त तरीन लहजे में कलसूम बेगम से बोले। माँ हूं उसकी मैं। कलसूम बेगम को दुख हुआ। वो बस मेरी बेटी है, आइंदा ऐसी गलती की तो उसकी माफी नहीं होगी। शहबाज शाह वार्न करती नजरों से उसको देखकर बोले तो कलसूम बेगम इनके अंदर कुछ छन कर टोटा। हरीम, आज तुम खामोश हो? हरीम अपने कमरे में थी, जो उसकी रूममेट ताहिरा ने उसकी खामोशी को देखकर पूछा। हाँ, वो सर में दर्द है। हरीम ने मुस्कुराकर झूठ बोला। पक्का यही बात है? ताहिर ने कंफर्म करना चाहा। हाँ, बिल्कुल यही बात है। सफर करने से हमारे सर में दर्द पड़ जाता है, हरीम ने कहा तो उसने समझने वाली अंदाज में सर को जुम्बिश दी। माही स्टोर रूम में कराती अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी, जो किया था और क्या हो गई थी। वो हमेशा कॉन्फिडेंट रही थी, किसी से ना डरने वाली, पर अब वो हर एक से खौफजदा होने लगी थी। वो अभी उन्हीं सोचों में गुम थी जब धर्म की आवाज से दरवाजा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ। आने वाले को देखकर माही को अपने जान फना हुई। क्यों? क्योंकि कोई और नहीं, शबाना खड़ी थी, खा जाने वाली नजर से उसको घूर रही थी। महारानी साहिबा, अगर आराम कर लिया हो तो किचन में खाने की तैयारियां करो, तुम्हारी माँ आकर नहीं करेगी। शबाना उसके सर पर खड़ी होती बोली। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, माही अटक अटक कर बमुश्किल यही बोल पाई। तेरा ड्रामा देखने नहीं आई, मैं जल्द उठ और अपनी तबीयत खराबी करने का बहाना ना कर। शबाना उसको बाजू से पकड़ती खड़ा किए बोली, जिससे माही के कदम लड़खड़ाने लगे। उसके कदमों में इतनी हिम्मत नहीं थी वो चल पाती या एहतजाज करती। तभी शबाना घसीटती उसको बाहर ले जाने लगी। मेरा एतबार करें, मैं बीमार। माही अपने घूमते सर को संभालती नम लहजे में बोली। इसकी फरियादें सुनने वाला शायद कोई नहीं था। खाना तो सबका आज तू ही बनाएगी, वरना तुझे मैं कुत्तों के आगे डाल दूंगी। शबाना नफरत से कहती जोर से उसको धक्का दिया। उससे पहले वो मुंह के बल गिरती, किसी के मजबूत हसार ने उसको खुद में कैद कर लिया। शाजिल शाह जो दुरेद के कहने पर गांव चला आया था, हवेली में दाखिल होते ही शबाना और किसी लड़की के साथ बेरहमी वाला सलूक देखकर उसके माथे पर बल आ गए थे, मगर जब उसने लड़की को गिरते देखा तो जल्द से उसको गिरने से बचाया। आर यू ओके? शाजिल उसके जख्मों से भरा चेहरा देखकर फिक्रमंदी से पूछने लगा। माही जो कमजोरी के बायस पहले से ही निढाल थी, एक नजर शाजिल को देखने के बाद बेहोश हो गई थी।
जिस को देखकर शाजिल के हाथ पैर फूल गए। उसने उठाकर सोफे पर लेटाना चाहा, पर उसको हाथ लगाने से झिझक आने लगी। तभी जोर से मुलाजमाओं को आवाजें देने लगा, जो उसकी एक ही पुकार पर हाजिर हो गई थी। शबाना शाजिल की अचानक आमद पर हड़बड़ाकर जल्दी से अपने चेहरे पर चादर डाल ली थी। कौन है ये? और भाभी, आप कैसे किसी लड़की के साथ ऐसा सलूक कर सकती हैं? शाजिल काटदार लहजे में बोला, तो शबाना के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई। मेरे सुहाग को जानने वाली की बहन है और तुम इस कमबख्त को छूने से कतराओ नहीं, कागजी ही सही तुम्हारी बीवी है। शबाना की बात सुनकर शाजिल कितनी ही देर अपनी जगह से हिल नहीं पाया। उसने बेयकीनी नजरों से माही के चेहरे पर निगाह डाली, जो नीलो नील था। शाजिल खुद पर इत्तेहा का गुस्सा आया था। तभी वो बिना किसी की परवाह करते एक झटके में उसको गोद में उठाता बाहर की तरफ बढ़ा। शबाना का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। आप क्या लगते हैं पेशेंट के? शाजिल फिलहाल माही को गांव में मौजूद छोटे से अस्पताल लाया था, जहां लेडी डॉक्टर ने शाजिल से पूछा। बीवी है, शाजिल को ये बताते हुए दिल चाहा डूब के मरे। मैं समझ गई, ये वही है ना जो वनी में आई है। उन्होंने अफसरदा नजर बेड पर डाली, जहां माही लेटी हुई थी, जिस पर शाजिल ने महज सर को जुम्बिश दी। दवाई में कुछ लिख कर दे रही हूँ, हो सके तो इनको बेड रेस्ट करने दें, साथ में इनकी ग़िज़ा का बहुत ख्याल करें। ठीक है, शाजिल उनकी बात के जवाब में बोला। आप इनको लेकर जा सकते हैं, पर चेकअप जरूर करवाइएगा हफ्ते में, ताकि इनके जख्मों का मुआयना कर सकूं। डॉक्टर ने कहा तो शाजिल नासमझी से उनको देखने लगा। मतलब? शाजिल ने जानना चाहा। शायद आपको पता नहीं, इनके चेहरे से ज्यादा जिस्म पर भी जख्म है, काफी तशद्दुद का निशाना बनी है। उन्होंने तफसील से बताया तो शाजिल ने गुस्से से हाथों की मुट्ठियां बींची। आपका बेटा उसको बाहर ले गया है, आप उसको बता देना वो इसको अपनी बीवी तस्लीम ना करे, वरना मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। जब से शाजिल बाहर गया था माही को लेकर, तब से शबाना के जिस्म में आग लगी हुई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो क्या कर गुजरती। तभी वो कलसूम बेगम के कमरे में आती अपने दिल का गुबार निकाल रही थी। वो उन दोनों का मामला है, तुम दूर रहो। कलसूम बेगम संजीदगी से बोली। ताई जान, ये उन दोनों का मामला नहीं, मेरा और उस बदजात लड़की का मामला है। शाजिल से कहें वो दूर रहे। शबाना आपे से बाहर आई। मैं शाजिल से कहूँ वो अपनी बीवी से दूर रहे? अच्छा मजाक है। कलसूम बेगम सर झटक कर बोली। बीवी नहीं है, वो उसकी वनी में आई हुई है, जिसकी हैसियत 2 टके की भी नहीं। शबाना पागल होने के दर पे थी। एक लड़की की हैसियत क्या होती है, वो उसका शो तय करता है। तुम इतना मत सोचो वनी में आई हुई का क्या रुतबा है। जो भी है हम समझे पढ़े, वो शाजिल की बीवी और शाजिल इतना बेगैरत नहीं जो अपनी इज्जत को यूं दूसरों के रहम करम पर छोड़े। कलसूम बेगम की बात पर उसके तन बदन में आग लगाने के लिए काफी थी। ताईजा, इद्दत के महीने सुकून से अपने कमरे में गुजारो और कोशिश करना दोबारा हवेली का मर्द तुम्हारी परछाई भी ना देखे। आधा चेहरा या आवाज सुना तो दूर की बात है। शबाना कुछ बोलने वाली थी जब कलसूम बेगम ने हाथ के इशारे से बोलने से बाज रखा, जो कलसूम बेगम की खामोश और सुलह मिजाज देखकर उन पर रौब जमाने आई थी। उनका आज का रूप देखकर बीचों ताप खाती रह गई और ये बात समझ गई कि वो जिससे बात करने आई थी, अपना रौब जमाने आई थी, वो गांव के सरपंच की बेगम थी, जो पल भर में उसको खामोश करवा गई थी। शाजिल माही को वापस हवेली लाता सीधा अपने कमरे में आया तो वहां बेड पर उसको आराम से लेटा दिया। गौर से उसकी जानिब देखने लगा। उसको अपने अमल पर शर्मिंदगी होती रही, एक पछतावा सा हो रहा था। अगर वो उस दिन गुस्से में चला ना जाता तो शायद इस हालत पे आज वो ना पहुंचती। सॉरी यार, पर टेंशन ना लो, अब कोई तुम्हें हाथ लगाने की जरूरत नहीं करेगा, क्योंकि हालात जैसे भी तुम मेरे निकाह में हो, मेरी बीवी हो, इसलिए जब तक तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ा है, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। शाजिल गौर से उसकी जानिब देखता खुद से अहद करने पर अचानक उसकी नजर माही की कपड़ों पर पड़ी, जो मैले और शिकन ज़दा थे।
शाजिल उसके वजूद पर नजर डालता उठकर कमरे से बाहर चला गया। शाजिल आरुष के कमरे में आया तो उसको खिड़की के पास खड़ा पाया। आरू, शाजिल ने आवाज दी। लाला आप? आरुष ने शाजिल को देखा तो हैरत से उसके मुंह से बस यही निकल पाया, हाँ मैं तुमसे एक काम था मुझे। शाजिल ने कहा। जी कहें। आरुष उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। वो तो लड़की है, उसकी हालत ठीक नहीं, तुम कोई अपना ड्रेस उसको पहना दो। शाजिल इतना कहते कहते खामोश हो गया। लड़की कौन? आपकी बीवी? आरुष उसकी बात सुनकर बोली। हाँ वही। शाजिल इतना कहता फिर से खामोश हो गया। इतने वक्त बाद आपको एहसास हो गया कि कोई बीवी भी है आपकी? आरुष ने बिना किसी तासुर के कहा। आरू प्लीज यार, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, तुम मजीद शर्मिंदा मत करो। शाजिल ने इल्तिजा की। मेरा इरादा आपको शर्मिंदा करने का नहीं, मैं बस चाहती हूँ आपको एहसास हो उस लड़की के आप पर कुछ हकूक और फराइज लागू होते हैं जिस पे आपको अल्लाह के सामने जवाबदार भी होना है। मैं चाहती हूँ आप अच्छे तरीके से अपने हकूक पूरे करें और उस लड़की की हैसियत बयान करें जो कहने को तो आपकी बीवी है पर आपको उसका नाम तक नहीं मालूम। आरुष की बातों से वो शर्म से पानी पानी हो गया। बाकी की तंज कल के लिए पेंडिंग पर रख लो। शाजिल गहरी सांस लेकर बोला। मैं अपने ड्रेसेस में जो मैंने एक बार भी इस्तेमाल नहीं किए वो आपके वार्डरोब पर सेट कर देती हूँ, जब वो ठीक हो जाए तो आप उसको शॉपिंग करवा दीजिएगा। आरुष संजीदगी से बोली। उसका नाम क्या है? शाजिल झिझक कर पूछने लगा। जब उसकी हालत ठीक हो जाए तो आप पूछ लेना कि बेगम मैं आपका मजाजी खुदा हूँ, क्या आपके नाम जानने का शर्फ हासिल कर सकता हूँ? कोई और वक्त होता तो शाजिल उसकी बात पर हंस पड़ता, पर इस वक्त वो शर्मिंदगी की गहराई पर धंसता जा रहा। मैं कौन होती हूँ किसी को शर्म से पानी पानी करने वाली? आप मेरे भाई हैं, मुझे आपका एहतराम है, मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत है। बस मैं चाहती हूँ आप उस लड़की को सपोर्ट करें जो बेकसूर होकर सबका जुल्म बर्दाश्त कर रही है। आरुष शाजिल के सामने खड़ी होती बोली। फिक्र मत करो, मैं आ गया हूं ना, सबको देख लूंगा। शाजिल उसके सर पर हाथ रखकर बोला। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आरुष हल्का सा मुस्कुराकर बोली। और मुझे अपनी बहन की उम्मीदों पर पूरा उतरना आता है। शाजिल जवाबन मुस्कुराकर बोले। इधर माजी में आपने बुलाया बाबा साईं? आरुष बादशाह के कमरे में दाखिल होती बोली। जी मेरा बच्चा, आजकल आपके खिलाफ बहुत सी शिकायतें मौसूल हो रही हैं। शहबाज शाह उसको अपने पास बिठाकर शरारत से बोले। उनकी बातों में मत आए, ये हमारे दरमियान इख्तलाफात करने की साजिशें हैं। आरुष मजे से बोली तो वो हंस पड़े। फिर तुम बताओ अपनी माँ से क्या बोल रही थी? शहबाज शाह ने मोहब्बत से पूछा। बाबा साईं वो हम शहर जाकर पढ़ना चाहते हैं। आरुष ने कुछ हिचकिचाहट से बताया। तुम्हें पता है ना हमारे खानदान की औरतें शहर जाकर नहीं पढ़ती, वो भी मर्दों के दरमियान। शहबाज शाह संजीदगी से बोले। क्या आपको मुझ पे यकीन नहीं? आरुष को दुख हुआ। बात यकीन की नहीं, शहबाज शाह जल्दी से बोले। तो फिर इजाजत दे दें, यकीन करें मैं आपका सर कभी झुकने नहीं दूंगी और ना आपकी इज्जत पर आंच आने दूंगी। आरुष पर यकीन लहजे में बोली। अम्मा साईं कभी राजी नहीं होंगी, उन्होंने कहा। आप बात करें ना उनसे प्लीज लाला, वाले भी तो आगे पढ़ रहे हैं ना, तो लड़कियों पर ऐसी पाबंदी क्यों? आरुष एक और कोशिश करके बोली तो अपनी लाडली बेटी के सामने वो जैसे हार मान गए। दिमाग ठीक है तुम्हारा शहबाज शाह? अब क्या हमारे खानदान की लड़कियां शहर जाएंगी और हॉस्टल्स में रहा करेंगी? मेहताब बेगम से शहबाज शाह ने जैसे ही बात की उनका गुस्से सातवें आसमान पर आ पहुंचा। अम्मा साईं मुझे अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा है, अगर वो आगे पढ़ना चाहती है तो मैं रुकावट नहीं डालूंगा बल्कि उसको सपोर्ट करूंगा। शहबाज शाह आजी से गोया हुए। मैं इस बात की इजाजत कतई नहीं दूंगी
کہ اگر وہ حویلی کی دہلیز پار کرے تو باقیوں کو بھی راستہ مل جائے گا۔ مہتاب بیگم صرف انکار کر کے بولی۔ آروش کا دل ٹوٹ جائے گا، شہباز شاہ آہستہ آواز میں بولے، کیونکہ سامنے ان کی ماں تھی۔ دل شیشے کا نہیں بنا ہوتا، اور شاہ خاندان کی لڑکیوں کا دل اور کردار پہاڑوں کی طرح مضبوط ہونا چاہیے، نہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا روگ لگا لیں۔ مہتاب بیگم ناگواری سے بولی، گستاخی معاف اماں سائیں، آروش میری اکلوتی بیٹی ہے، مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے۔ میں اس کی کوئی بھی بات ٹال نہیں سکتا اور نہ اس کی آنکھوں میں آنسو برداشت کر سکتا ہوں۔ شہباز شاہ اٹل لہجے میں بولے، بیٹی کے لیے ماں سے بغاوت کر رہے ہو؟ مہتاب بیگم نے کینہ توز نظروں سے دیکھا۔ بغاوت کیسی اماں سائیں؟ آگے پڑھنے کا اس کو حق ہے اور میں آروش کو اس کے حق سے محروم نہیں رکھ سکتا۔ شہباز شاہ کے بول کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو میری بات بھی لکھ لو، تمہاری یہ بیٹی تمہارا بھروسہ ایک پل میں چکنا چور کر کے تمہارے منہ کے بل گرائے گی۔ اگر تمہاری اجازت پر وہ شہر گئی اور وہاں مجھے کوئی اس کے خلاف ایسی کوئی خبر موصول ہوئی تو اس کو زہر دے کر میں جان سے مارا تو کیا میرا نام بدل دینا؟ مہتاب بیگم تیز آواز میں بولی، میری بیٹی ہے وہ اماں سائیں، خدا کے واسطے سوچ سمجھ کر بولیں۔ شہباز شاہ ان کی بات پر تڑپ اٹھے۔ ابھی تو کہا ہے، دل تھام کے رکھو، یہ کرنے سے گریز نہیں کروں گی میں۔ مہتاب بیگم ایک طنزیہ نظر اس پر ڈال کر بولی۔ ادھر حال میں ماہی کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو انجان جگہ پہ پایا۔ وہ حیرت سے آس پاس نظر گھما کر پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ شکر ہے تمہیں ہوش آیا۔ اپنے پاس مردانہ آواز سن کر اس کا دل اچھل پڑا۔ آپ کون؟ ماہی خوفزدہ نظروں سے اس کو دیکھ کر بولی۔ جب اس کی حالت ٹھیک ہو جائے تو آپ پوچھ لینا کہ بیگم میں آپ کا مجازی خدا ہوں، کیا آپ کے نام جاننے کا شرف حاصل کر سکتا ہوں؟ ماہی کے سوال پر شاذل کو اپنے کانوں میں آروش کی باتیں گونجنے لگیں۔ میں آپ کا مجازی خدا ہوں، کیا آپ کے نام جاننے کا شرف حاصل کر سکتا ہوں؟ شاذل کسی ٹرانس کی کیفیت میں بولا تو ماہی کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئی۔ وہ غور سے شاذل کو دیکھنے لگی جو وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک جینز پینٹ میں ملبوس تھا۔ بال نفاست سے سیٹ کیے ہوئے تھے، چہرے پر ہلکی سی شیو اور گلے میں بڑا سا لاکٹ لٹک رہا تھا۔ کیا بنی میں آئی ہوئی لڑکی کا شوہر اتنا شاندار بھی ہو سکتا ہے؟ غور سے شاذل کو دیکھنے کے بعد ماہی بس یہ سوچ سکی۔ ہیلو، شاذل نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ لہرا کر ہوش میں لانا چاہا۔ آپ سچ میں میرے شوہر ہیں؟ ماہی جھجک کر پوچھنے لگی۔ جھوٹ میں بھی شوہر ہوتا ہے کیا؟ شاذل نے مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کیا تو ماہی کا سر جلدی سے نہ میں ہلا۔ جی پھر میں آپ کا سچ والا شوہر ہوں۔ یہ ہمارا کمرہ ہے، اگر تم چل پھر سکتی ہو تو واش روم میں جا کر فریش ہو جاؤ، تب تک میں کھانے کا کہتا ہوں۔ شاذل اس سے ایسے بات کرنے لگا جیسے جانے کتنے عرصے کی شناسائی ہو۔ میں بعد میں ہو جاؤں گی فریش۔ ماہی اس کا اتنا نرم لہجہ دیکھ کر بس یہی بول پائی۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو کوئی بات نہیں، میں لے کر چلتا ہوں۔ شاذل نے پیشکش کی۔ آپ کیسے لے جا سکتے ہیں؟ ماہی نے بے تکا سوال کیا۔ جیسے حویلی سے ہسپتال، پھر ہسپتال سے حویلی اور حویلی سے کمرے تک لایا، بالکل ویسے ہی۔ شاذل مسکراہٹ ضبط کیے بتانے لگا۔ کیسے لائے؟ ماہی ابھی تک اس کی بات سمجھ نہیں پائی۔ گود میں اٹھا کر، شاذل سرسری لہجے میں بولا، پر اس کے جواب پر وہ کانوں کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی خود ہی۔ ماہی خود پر قابو پاتی اٹھنے کی کوشش کرتی بولی۔ ایز یو وش۔ شاذل نے کندھے اچکائے۔ ماہر ہمت کرتی واش روم تک پہنچی۔ شاذل اس کو جاتا دیکھنے لگا، پھر کسی خیال کے تحت اس کو آواز دی، سنو۔ جی۔ ماہی جلدی سے پلٹی۔ تمہارا نام؟ شاذل شاہ وہاں دیکھ کر بولا۔ ماہی بخت۔ اور آپ کا؟ یہ سوال پوچھتے وقت ماہی کی اپنی حالت بھی شاذل سے مختلف نہ تھی۔
शाहज़े साहब वैसे ही हम दुनिया के अनोखे मियाँ बीवी हैं जिनको एक दूसरे का नाम तक नहीं मालूम। शाज़िल अपनी बात के अख्ताम पर खुद ही मुस्कुरा पड़ा। जबकि वॉशरूम में जाती माही के कानों में बार बार मियाँ बीवी वाले अल्फाज गूंजने लगे। आप ठीक से मेडिसिन क्यों नहीं लेते? डॉक्टर हमीद ने संजीदगी से यमान की जानिब देखा जो उनके कैबिन में मौजूद था। भूल जाता हूँ, यमान बेतासुर लहजे में बताने लगा। खैर ऐसी बात तो ना करें, दिलावर खान और तुम्हारा अपना साथी अरमान वो तो है ना तुम्हें याद करवाने के लिए। तुम खुद लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हो। डॉक्टर उसकी बात पर बोला। आइंदा कोशिश करूंगा लापरवाही ना हो, यमान ने कहा। तुम्हें ठीक से मेडिसिन लेनी होगी वरना आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। यह बात मैं कितनी दफा आपको बता चुका हूं, डॉक्टर ने दो टोक लहजे में कहा। जान के जाने से डर नहीं लगता, यमान ने बताया। फिर किस चीज से डर लगता है? डॉक्टर ने जानना चाहा। जिंदगी जीने से, यमान ने फौरन से जवाब दिया, जिसको सुनकर वो गहरी सांस भरकर रह गया। मैं आपके पास से वाकिफ हूँ मिस्टर यमान, और मैं ये बात भी जानता हूँ, समझता हूँ आपके साथ कम उम्री में बहुत बुरा हुआ, लेकिन पास था, गुजर गया। उसको भूलकर आप जिंदगी की नई शुरुआत करें। आप एक मशहूर हस्ती हैं, जाने कितने लोग हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं। अगर अपने लिए तो नहीं, उनके लिए अपना ख्याल रखें। एक वाक़े को लेकर आप जिंदगी जीना तो नहीं छोड़ सकते। ये तो सरासर आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। डॉक्टर ने उसको समझाना चाहा। मेरे साथ मोहब्बत की बातें मत किया करें। ऐसे लगता है जैसे ये लफ्ज़ खड़ा मुझे देखकर हंस रहा है, मेरी हालत का मजाक उड़ा रहा है। यमान कुछ नागवार लहजे में गोया हुआ। याद आती है वो? उन्होंने पूछा। याद करने के लिए भूलना ज़रूरी होता है, यमान ने गोल मटोल सा जवाब दिया। आपकी बहनें हैं, कुछ सोचा है? उनको आपकी ज़रूरत हो सकती है, उनके साथ रहा करो, क्या पता ज़िंदगी का मतलब समझ आ जाए। डॉक्टर ने एक और कोशिश की। 18 साल का था जब ज़िंदगी का मतलब अच्छे से समझ गया, मज़ीद नहीं जानना चाहता। यमान का लहजा तंजिया था। लगता है आप ये सोच कर आए हैं कि मेरी बात नहीं सुननी, तो इस टॉपिक को बंद कर देते हैं। और आप ये बताओ अगला गाना कब रिलीज़ होगा? उससे पहले रिकॉर्डिंग कब शुरू है? दिलावर ने बताया था वो अपनी फिल्म के लिए हीरो में आपको कास्ट करना चाहते हैं। उसका क्या बना? डॉक्टर हमीद ने बात बदल कर पूछा। 1 हफ्ते बाद रिकॉर्डिंग है मेरी, पर फिल्म में काम नहीं करूँगा, यमान ने जवाब दिया। बहुत बड़ी ऑफर है, कबूल कर लो, फ़ायदा होगा तुम्हें। डॉक्टर हमीद मुस्कुराकर बोले। दिलावर खान परेशानी से बोले। हुआ है इम्प्रूवमेंट, और ये हुआ कि पहले यमान मरने की बातें नहीं करता था, आज करके गया है मुझे। लग रहा है अब कुछ वक्त के बाद तुम मुझे कॉल करोगे और कहोगे हमीद यमान मुस्तकीम मर गया। हमीद क्या बकवास कर रहे हो? दिलावर खान लहरा उठे। ठीक कह रहा हूँ, उसके अंदर कोई तमन्ना नहीं। डॉक्टर हमीद से झटक कर बोले। कोई तो हल होगा, आखिर तुमने कहा था अगर उसकी सिंगर बनने की ख्वाहिश पूरी हो जाए तो वो अपनी जिंदगी में मसरूफ रहने लगेगा, मुख्तलिफ लोगों से मिलेगा, तो उसको अपने पास याद नहीं आएगा। दिलावर खान फिक्रमंद से हुए। मुझे याद है मैंने कहा था, पर साथ में ये भी कहा था कि इसके सर पर लगी चोट बहुत गहरी है। ऑपरेशन के बाद भी अगर उसको तकलीफ होती है तो वो मेडिसिन टाइम से ले, और नतीजा क्या, जमान जानबूझ कर अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है। डॉक्टर हमीद एक सांस में बोले। मैं बात करूंगा आज उससे, दिलावर खान कुछ सोच कर बोले। कर लेना बात, पहले ये बताओ क्या सर का कुछ पता है, कहाँ होती है? क्या पता अब उसका मिलना यमान की जिंदगी बदल डाले। डॉक्टर हमीद ने कहा। वो कहाँ होती है ये बात शायद यमान खुद भी नहीं जानता, उसने कभी मुझे नाम तक नहीं बताया सर का, बस इतना बताया कि ज़ात और स्टेटस का फर्क आइशो, इतना किया गया जैसे मज़हब अलग अलग हो। दिलावर खान सब्जी से बोले। ऐसी बात है तो उसको लड़की का ऑप्शन छोड़ो, वो यमान की किस्मत में नहीं, तुम कोई अच्छी लड़की उसके लिए तलाश करो, शादी करो, बच्चे हो जाएंगे तो टीनेज वाली मोहब्बत बहुत दूर चली जाएगी। डॉक्टर हमीद ने मशवरा दिया। हो सो कैसा हो, दिलावर खान उदास मुस्कुराहट से बोले। यमान अपने घर आया तो अरमान जल्दी से उसके सामने खड़ा हो गया। क्या यमान का उसको यूं सामने खड़ा होना समझ नहीं आया। वो आएगी आपसे मिलने, अरमान डर डर कर बोला। वो कौन? यमान एक आईब्रो ऊपर किए बोला। मिस रोजी। अरमान ने बताया यमान के चेहरे पर उकताहट बड़े तासुरात जमाया हुए। कहाँ है? यमान ने हाथ में पहनी घड़ी में वक्त देखकर पूछा। डाइनिंग रूम में आपका इंतजार कर रही है। अरमान उसको नॉर्मल देखता पुरसुकून होकर बताने लगा। मैं देखता हूँ, यमान इतना कहता डाइनिंग रूम में जाने पाया जहाँ रेड कलर का टॉप पहने एक लड़की बड़े शान से बैठी थी। यमान ने एक नजर उसको
उसके पास आकर शिकवा तना लहजे में बोली, पाकिस्तान का भाई? नमाज का सवाल नजरअंदाज करता संजीदगी से पूछकर सोफे पर बैठ गया। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, मैं एयरपोर्ट से डायरेक्ट यहाँ आई हूँ तुमसे मिलने। रोजी पुरजोश आवाज में बोली और उसके साथ सोफे पर बैठ गई। मुझे याद आई थी, जमान कहता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ क्योंकि रोजी बिल्कुल उसके पास चिपक कर बैठने की कोशिश में थी। अच्छा, पर तुम खड़े क्यों हुए? रोजी ने हैरत से उसको देखा। ओह सो सैड, पर मैं तुम्हें यहाँ मनाने आई हूँ, रोजी ने मुस्कुराकर कहा। मैं तुमसे नाराज तो नहीं? जमान नासमझी से बोला। अरे बाबा यहाँ बैठो तो। रोजी उसका बाजू पकड़कर अपने साथ बिठाया। अंकल दिलावर ने बताया तुम फिल्म करने से इनकार कर रहे हो। प्लीज इनकार नहीं करो, उनकी फिल्म में हीरोइन का रोल मैं प्ले करने वाली हूँ, रोजी अचानक मिनट भरे लहजे में बोली। तो सारे एक्टर मर गए क्या? ये सब मेरे पीछे पड़ गए हो? अगर मैंने एक बार इनकार कर दिया है तो इनकार है, मेरा बार बार मुझे तंग करने की जरूरत नहीं किसी को, जमान तेज आवाज में बोला। जमान स्टॉप रोजी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे परेशान मत करो। जमान उसकी बात काटकर बोला तो रोजी अपना सर मुंह लेकर रह गई। आप बकवास कर रहे हो? दिलावर खान लरज उठे। ठीक कह रहा हूँ, उसके अंदर जीने की कोई तमन्ना नहीं। डॉक्टर हमीद सर झटक कर बोले, कोई तो हल होगा। आखिर तुमने कहा था अगर उसकी सिंगर बनने की ख्वाहिश पूरी हो जाए तो वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहने लगेगा, मुख्तलिफ लोगों से मिलेगा, तो उसको अपना पास्ट याद नहीं आएगा। दिलावर खान फिक्रमंद से हुए। मुझे याद है मैंने कहा था, पर साथ में ये भी कहा था कि उसके सर पर लगी चोट बहुत गहरी है। ऑपरेशन के बाद भी अगर उसको तकलीफ़ होती है तो वो मेडिसिन टाइम से ले, पर नतीजा क्या? यमान जानबूझकर अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है। डॉक्टर हमीद एक सांस में बोले, मैं बात करूंगा आज उससे। दिलावर खान कुछ सोचकर बोले, कर लेना बात, पहले ये बताओ क्या उस लड़की का कुछ पता है? कहाँ होती है? क्या पता अब उसका मिलना यमान की ज़िंदगी बदल डाले। डॉक्टर हमीद ने कहा, वो कहाँ होती है ये बात शायद यमान खुद भी नहीं जानता। उसने कभी मुझे नाम तक नहीं बताया उस लड़की का, बस इतना बताया कि ज़ात और स्टेटस का फ़र्क का इशू। इतना किया गया जैसे मज़हब अलग अलग हो। दिलावर खान अफसरदगी से बोले, ऐसी बात है तो उसको लड़की का ऑप्शन छोड़ो, वो यमान की किस्मत में नहीं। तुम कोई अच्छी सी लड़की उसके लिए तलाश करो, शादी करो, बच्चे हो जाएंगे तो टीनेज वाली मोहब्बत बहुत दूर चली जाएगी। डॉक्टर हमीद ने मशवरा दिया। होप सो कि ऐसा हो। दिलावर खान उदास मुस्कुराहट से बोले। यमान अपने घर आया तो अरमान जल्दी से उसके सामने खड़ा हो गया। क्या यमान का उसको यूं सामने खड़ा होना समझ नहीं आया। वो आई है आपसे मिलने, अरमान डर डर कर बोला। वो कौन? यमान एक आईब्रो ऊपर किए बोला, मिस रोजी। अरमान ने बताया तो यमान के चेहरे पर उकताहट भरे तासुरात नुमाया हुए। कहाँ है? यमान ने हाथ में पहनी घड़ी में वक्त देखकर पूछा। डाइनिंग रूम में आपका इंतज़ार कर रही है। अरमान उसको नॉर्मल देखता पुरसकून होकर बताने लगा। मैं देखता हूँ। यमान इतना कहता डाइनिंग रूम में जानिब आया जहाँ रेड कलर का टॉप पहने एक लड़की बड़े शान से बैठी थी। यमान एक नज़र उसको देखता, नज़रों के जाविये बदले। यमान तुम आ गए, शुक्र है खुदा का। तुम्हें कब से कॉल किए जा रही थी पर तुम मेरा फ़ोन रिसीव ही नहीं कर रहे थे। रोज़ ने यमान को आता देखा तो अपनी जगह से उठकर कहा। उसके पास आकर शिकवा कना लहजे में बोली, पाकिस्तान का भाई? यमान उसके सवाल नज़रअंदाज करता संजीदगी से पूछकर सोफे पर बैठ गया। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, मैं एयरपोर्ट से डायरेक्ट यहाँ आई हूँ तुमसे मिलने, रोज़ी पुरजोश आवाज़ में बोली और उसके साथ सोफे पर बैठ गई। मुझे आ गया यकीन, यमान कहता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ क्योंकि रोज़ी बिल्कुल उसके पास चिपक कर बैठने की कोशिश में थी। अच्छा, पर तुम खड़े क्यों हुए? रोज़ी ने हैरत से उसको देखा। ओह सो सैड, पर मैं तुम्हें यहाँ मनाने आई हूँ, रोज़ी ने मुस्कुराकर कहा। मैं तुमसे नाराज़ तो नहीं? यमान नासमझी से बोला। अरे बाबा यहाँ बैठो तो। रोज़ी उसका बाजू पकड़कर अपने साथ बिठाया। अंकल दिलावर ने बताया तुम फिल्म करने से इनकार कर रहे हो। प्लीज़ इनकार नहीं करो, उनकी फिल्म में हीरोइन का रोल मैं प्ले करने वाली हूँ, रोज़ी अचानक मिन्नत भरे लहजे में बोली। तो सारे एक्टर मर गए हैं क्या जो सब मेरे पीछे पड़ गए हो?
اگر میں نے ایک بار انکار کر دیا ہے تو انکار ہے، میرا بار بار مجھے تنگ کرنے کی ضرورت نہیں کسی کو۔ یمان تیز آواز میں بولا۔ یمان، سٹاپ روزی، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مزید پریشان مت کرو۔ یمان اس کی بات کاٹ کر بولا تو روزی اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ آج حویلی کے بڑے ہال میں شازل کے خلاف عدالت لگی ہوئی تھی۔ شہباز شاہ، ارباز شاہ اور شاہ نواز شاہ کے ساتھ ان کی بیگمات سب اپنا چہرہ چھپائے ایک سائڈ پر کھڑی تھیں۔ درید پرسکون شازل کے ساتھ بیٹھا تھا اور دوسری طرف بیٹھا دیدار شاہ آگ برساتی نظروں سے شازل کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جبکہ عارش، نازلین اور نور وہ تینوں سیڑھیوں کی ریکنگ پر کھڑی تھی۔ کہاں ہے وہ بدذات؟ ارباز شاہ کے جملے پر شازل نے زور سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچا۔ بولنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، وہ میری بیوی ہے، میں اس کے خلاف یا اس پر گالی برداشت نہیں کروں گا۔ شازل چپتے لہجے میں بولا۔ بھائی صاحب دیکھ رہے ہیں آپ اپنے بیٹے کے لچھن، اس پرائی لڑکی کے لیے ہماری نافرمانی کر رہا ہے۔ شاہ نواز شاہ خاموش بیٹھے شہباز شاہ سے بولے۔ تایا جان، آپ کو نہیں لگتا یہ بات کہنے میں آپ نے کچھ جلدی کی ہے؟ کیونکہ ابھی تو میں نے کچھ آپ کو جواب ہی نہیں دیا۔ شازل عام لہجے میں شاہ نواز شاہ سے بولا۔ شازل، حد میں رہو، دیدار نے غصے سے کہا۔ میں اپنی حد میں ہوں، مگر کوئی میری بیوی کے بارے میں غلط بات کرے گا، میں ایک منٹ نہیں لگاؤں گا حد سے نکلنے میں۔ شازل طنزیہ لہجے میں بولا۔ شازل، وہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے، مطلب جانتے ہو ونی کا؟ فردوس بیگم نے کاٹدار نظروں سے اس کو دیکھا۔ میں نہیں جانتا ونی کا مطلب، اور نہ جاننے میں دلچسپی ہے، میں بس اتنا جانتا ہوں وہ میرے نکاح میں ہے اور شازل شاہ کو اپنی بیوی کی حفاظت کرنا آتی ہے۔ شازل نے کہا۔ بیوی نہیں، وہ ایک خون بہا میں آئی ہوئی لڑکی ہے، قاتل کی بہن، تمہاری بیوی نہیں، وہ میرے بھائی کا قاتل ہے۔ دیدار شاہ دھارے۔ اگر ایسی بات ہے تو جائیں اور قاتل کا گربان پکڑیں، مگر خبردار جو کسی نے ماہی کی طرف انگلی بھی اٹھائی تو آپ سمجھو کہ جو کرنا تھا وہ کر چکے ہیں، مگر میری غیر موجودگی میں اب میں ایسا بالکل ہونے نہیں دوں گا۔ اس کو کس چیز کی سزا ملے، کیا اس نے قتل کیا ہے یا وہ اس جگہ پر تھی جہاں قتل ہوا تھا؟ شازل دیدار سے زیادہ اونچی آواز میں دھارا۔ شازل، درید نے اس کو تنبیہ کرتی نظروں سے دیکھا۔ آپ خاموش کیوں ہیں؟ ارباز شاہ کو شہباز شاہ کا اتنا خاموش ہونا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر شازل اس کو اپنی بیوی تسلیم کر رہا ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ شہباز شاہ کی بات پہ وہاں موجود سب لوگ حیرت کے انتہا کو پہنچے۔ شازل بھی اپنی جگہ حیران ہوا تھا، پر اس نے ظاہر ہونے نہیں دیا۔ وہ ہماری ذات کی یا ہمارے خاندان کی نہیں بابا سائیں۔ درید شاہ کے لہجے میں کانچ جیسی چبھن تھی۔ اوپر کھڑی عارش کے چہرے پر سرد تاثرات نمایاں ہوئے تھے۔ لالا شازل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ بھی بولنے سے باز رکھا۔ درید اس کا ہاتھ جھٹکتا اٹھ کر حویلی سے باہر چلا گیا۔ ماضی۔ میں بھی چلوں؟ شہر جانے کی تیار کرتی عارش کے پاس کھڑی حریم نے کہا۔ کہاں میں چلوں؟ عارش نے گھور کر پوچھا۔ آپ کے ساتھ؟ خیر، حریم نے کہا، پہلے شہر بولنا سیکھ لو، 11 کی ہونے والی ہے، پر مجال ہے تمہارے منہ سے صاف الفاظ بھی نکلے۔ عارش ہنس کر بولی۔ میں مس کروں گی۔ حریم منہ بسور کر بولی۔ جھوٹی، تم بس اپنے دلہا کو یاد کرتی ہو۔ عارش عبایا پہننے کے بعد نقاب کرتی بولی۔ آپ کو بھی کرتی؟ حریم نے جلدی سے کہا۔ او تیری! اچانک کچھ یاد آنے پر عارش نے اپنا سر پر ہاتھ مارا۔ کیا ہوا؟ حریم اپنی چھوٹی پیشانی پہ بل لائے بولی۔ کیا نہیں، کیا ہوتا ہے؟ جب سیکھ جاؤ گی تو بولنا، تو بتا دوں گی، ابھی میں آئی۔ عارش جلدی سے کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ پیچھے اس کی بات پہ حریم کا منہ بن گیا۔ عارش سیدھا درید شاہ کے کمرے میں آئی تھی۔ پورا کمرہ خالی تھا کیونکہ پڑھائی کے سلسلے میں درید شاہ ملک سے باہر تھا۔ لالا کا پرانا سیل فون کہاں ہے ہوگا؟
कमरे में आती आरुष पूरे कमरे में नजर घुमाती वार्डरोब की तरफ आई। चाबियां पहले से वहां मौजूद थीं। उसने जैसे वार्डरोब खोला, वहां सेल फोन तो नहीं, पर कुछ तस्वीरात देखकर उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। मुख्तलिफ तरीके से की गई तस्वीरें एक ही लड़की की थीं, जिसके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट का बसेरा था। कोमल। आरुष उस तस्वीर पर हाथ फेरती बोली। उसके दिमाग में आज से कुछ साल पहले का वाकया ताजा हुआ। बाबा साईं 14-15 साल आरुष शहबाज शाह के साथ हवेली से बाहर जा रही थी, जब उस 21 साल दुरैद की बाहों में किसी मुर्दा लड़की का वजूद देखकर सहम कर शहबाज शाह के पीछे हुई। ये क्या हमाकत है दुरैद शाह? शहबाज शाह बरहम हुए। क्यों बाबा साईं क्यों इस मासूम की जान ली? इसका क्या कसूर था? वो मेरी मोहब्बत थी। दुरैद शाह अपनी लाला अंगारा आंखों से अपने बाप को देख रहा था। मैंने कहा था तुम्हारी शादी गैर खानदान की लड़की से या जात से नहीं करूंगा, फिर तुम्हें क्या जरूरत थी बगावत करने की? शहबाज शाह आरुष का वजूद फरामोश किए उस पर गरजे। आरुष सहमी नजर से दुरैद को देख रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था अभी तक दुरैद ने उसको अपनी बाहों में उठाकर क्यों रखा था। बगावत नहीं थी बाबा साईं, आपसे दरख्वास्त की थी। आपको एतराज था तो बता देते, यूं कत्ल करवाने की क्या जरूरत थी? दुरैद चीखा। तदफीन का बंदोबस्त करो और भूल जाओ। शहबाज शाह कठोरपन की हदें तोड़कर बोले। आरुष। अपने नाम की पुकार पर आरुष हकीकत की दुनिया में वापस आई। तस्वीरें अपनी जगह पर रखकर वो बिना सेल फोन उठाए कमरे से निकल गई। कहाँ थी इतनी देर लगा दी? आरुष जैसे ही गाड़ी में बैठी दीदार शाह ने कहा। सॉरी लाला, दरअसल दुरैद लाला के कमरे में गई थी, वहां देर हो गई। आरुष माजरत ख्वाह लहजे में बोली। अच्छा, वैसे तुम्हें शहर जाने की जिद नहीं करनी चाहिए थी। तुमने कौन सा पढ़कर डॉक्टर या इंजीनियर या वकील बनना है? दीदार शाह ने कहा। क्यों नहीं बन सकती लाला? और शहर जाकर पढ़ना मेरी जिद नहीं बल्कि मेरा शौक है, मेरी ख्वाहिश है। अगर पढ़ लिख कर मैं कुछ बन ना भी पाऊं तो क्या हुआ, शऊर तो हासिल होगा ना। आरुष मुस्कुराकर नरम लहजे में बोली तो दीदार ने अपना सर झटका। कॉलेज में लड़के भी होंगे तो जरा एहतियात करना, किसी से बिला वजह बात मत करना, लड़कों की तरफ तो देखना भी मत, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, और आखिरी बात पर्दे का खास ख्याल रखना। किसी लड़की को भी अपना चेहरा मत देखने देना। तुम्हें नहीं पता ये शहर की लड़कियां फिर हर एक को तुम्हारी नया नक्श बताती फिरेंगी। दीदार शाह गाड़ी ड्राइव करता संजीदगी से बोला। लाला, आप मुझसे ना भी बोलें तो मैं अपनी हदूद जानती हूँ, और मुझे ये भी पता है वहां मेरी एक्टिविटी पे नजर होगी। और उस दो टोक लहजे में बोली तो दीदार खामोश हो गया। इधर हाल में माही अब कदरे बेहतर थी, इसलिए आज उसने अपने कमरे पर गौर करने का सोचा। पूरे कमरे का जायजा लेने के बाद वो बेड पर जैसे ही बैठी तो ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा शाजिल का फोन बज उठा। माही उठकर फोन की तरफ देखा तो किसी आयशा नामी लड़की की कॉल थी। लड़की का नाम देखकर वो शाजिल की तरफ से कुछ पुरसुकून थी, अचानक से बददिल हो गई। मेरा फोन है। शाजिल कमरे में आया तो उसके हाथ से सेल फोन लेकर बोला। किसी आयशा की कॉल आ रही थी, माही ने जले कटे लहजे में बताया। उसका अंदाजा देखकर शाजिल आंखें सुकड़ कर उसके देखने लगा। अच्छा आयशा, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है। शाजिल मोबाइल की स्क्रीन पर नजर जमाए बताने लगा तो माही बेयकीन नजरों से शाजिल को मुंह तकने लगी। उसको यकीन नहीं आया उसका शौहर खुद अपने ही मुंह से अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बता रहा था। उन शाह खानदान के फर्ज के भी क्या कहने हैं, हर बात मुंह पर मार देते हैं। शाजिल के जानिब से देखकर माही बस सोच सकी। उसको इस वक्त आमना की सारी बातें याद आने लगी जो हमेशा से वो इसको बताती आ रही थी। और कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं आपकी? माही अपना लहजा नॉर्मल किए पूछने लगी। शाजिल जो आयशा को कॉल में लाने वाला था, माही के सवाल पर रुककर हाथों की मदद से गिनती करने लगा। ये देखकर माही की आंखें हैरत से फटने के करीब थीं।
सानिया, तानिया, सितारा, यामीन, अंबर, फरा, सारा, रुबाब, दिलनशीन और कुछ का नाम याद नहीं आ रहा इस वक्त। शाज़िल पुरसोच लहजे में बोला, और भी हैं? माही गश खाने के दर पर थी। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं, शाज़िल मुस्कुराकर बोला तो माही को लगा जैसे उसको किसी ने आसमान पर पहुंचाकर बेदर्दी से ज़मीन पर पटक दिया हो। मैं काम सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, तुम किसी से डरना मत, अगर कहीं जाना हुआ तो आरुष के साथ चली जाना। शाज़िल उसके गाल थपथपाकर कहते कमरे से बाहर चला गया। कमीना। शाज़िल के जाने के बाद बेख्तियार उसके मुंह से गाली निकली, जिस पर उसने जल्दी से मुंह पे हाथ रखा। मेरी बला से जितनी चाहे गर्लफ्रेंड्स बनाए, मेरा क्या, वैसे भी मैंने कौन सा सारी जिंदगी इसकी कैद में रहना है। बाबा जरूर मुझे लेने आएंगे। माई खुद से बातें करती बेड पर बैठ गई। हरीम नजर नहीं आ रही। हवेली में आज कलसूम बेगम की बहन सदफ आई थी। तभी बातों बातों में उन्होंने हरीम का पूछा। 1 हफ्ता पहले दुरेद उसको हॉस्टल छोड़ने गया था, वहीं है अब, कलसूम बेगम ने बताया। ठीक ठीक, मुझे दरअसल एक बात करनी है तुमसे, सदफ बेगम ने कहा। करो, कलसूम बेगम ने इजाज़त दी। वैसे तो ये ठीक वक्त नहीं, पर मैंने सोचा अभी तुम्हारे कान में ये बात डाल दूं। सदफ बेगम कुछ हिचकिचाहट से बोली। जो बात है बेझिझक कहो, कलसूम बेगम ने मुस्कुराकर कहा। ताबिश के लिए मैं हरीम का रिश्ता मांगना चाहती हूँ, शुरू से मुझे वो पसंद है। सदफ बेगम की बात पर कलसूम बेगम के चेहरे तासुरात एकदम संजीदा हुए। वैसे तो ये ठीक वक्त नहीं, पर मैंने सोचा अभी तुम्हारे कान में ये बात डाल दूं। सदफ बेगम कुछ हिचकिचाहट से बोली। जो बात है बेझिझक कहो, कलसूम बेगम ने मुस्कुराकर कहा। ताबिश के लिए मैं हरीम का रिश्ता मांगना चाहती हूँ, शुरू से वो मुझे बहुत पसंद है। सदफ बेगम की बात पर कलसूम बेगम के चेहरे के तासुरात एकदम संजीदा हुए। अभी 1 महीना पहले हवेली से एक मैयत उठी, खानदान का बेटा कत्ल हो गया है, और तुम इस वक्त ऐसी बातें कर रही हो। शबाना की इद्दत के दिन तो पूरे होने दो। कलसूम बेगम सख्त लहजे में बोली। आपा, मैं कौन सा चट मंगनी पट ब्याह वाली बात कर रही हूँ, जब इद्दत पूरी हो जाए तो उसके बाद करने का बोल रही हूँ। इस वक्त बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप कहीं और उसकी बात ना तय कर दें, सदफ बेगम ने जल्दी से कहा। आरुष की पहले कहीं शादी हो जाए, उसके बाद, वैसे भी हरीम का नंबर बाद में है। नूर और नाजरीन उससे बड़ी हैं। कलसूम बेगम ने दूसरा नुक्ता निकाला। आरुष को तो तुम रहने ही दो, और रही बात नूर और नाजरीन की, तो नाजरीन का निकाह हो गया है, बस रुखसती रहती है, अल्लाह के हुक्म से हो भी जाएगी। नूर का भी रिश्ता तय है, ना तो परेशानी किस बात की। सदफ बेगम की बात पर कलसूम बेगम को पसंद नहीं आई। आरुष के बारे में ऐसा क्यों कहा, उसको रहने दो, कलसूम बेगम ने संजीदगी से पूछा। 3 बार उसकी शादी होते होते नहीं हुई। पूरे गांव में अब ये बात फैल गई है कि शाह खानदान की लाडली बेटी आरुष शाह के कदम सब्ज हैं, उनकी शादी नहीं होगी। सदफ बेगम बिना ये सोचे वो बात किसी की और किसके सामने कर रही हैं, बस बोलती चली गई। ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है बातें बनाना, वो तो बात कुछ कह जाते हैं। खैर, कोई मुनासिब रिश्ता देखकर उसकी शादी करवा दे, कलसूम बेगम बोली। खानदान में कोई देगा नहीं, खानदान से बाहर रिश्तेदारी करना मायूब समझा जाता है। तो आपा, बस आप अपने अरमानों के पर फातिया पढ़ लें। अगर आप दार शाह को उसका दूध शरीक भाई ना बनाती, हवेली की बात हवेली में रह जाती। सदफ बेगम तासुफ से उनको देखकर बोली। अब तुम बहुत बोल रही हो, ये बात शायद भूलती जा रही हो, जिसके बारे में बात कर रही हो वो तुम्हारी भांजी है, कलसूम बेगम नागवारी से बोली। मेरा कोई गलत मतलब नहीं आपा, मैं माजरत चाहती हूँ। आज तो मैं बस आपसे हरीम की बात करने आई थी, आप भाई साहब से ये बात कीजिएगा। सदफ बेगम कुछ शर्मिंदा हुई। हरीम की शादी का फैसला दुरेद करेगा, क्योंकि मरियम ने हरीम की जिम्मेदारी दुरेद को दी थी, कलसूम बेगम ने बताया। वो तो सबको पता है, पर बड़े तो भाई साहब है ना। सदफ बेगम उनकी बात पर मुस्कुराई। बेशक वो बड़े हैं, जो प्यार और ख्याल हरीम को दुरेद से मिला है, उस हिसाब से उसकी जिंदगी में फैसले करने का हक सिर्फ दुरेद को है, जिस पर शाह साहब को एतराज होगा, ना खुद हरीम को। कलसूम बेगम का लहजा दो टोक था।
ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں، تابش کو تو سب جانتے ہیں، مجھے یقین ہے درے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، صدف پرسکون بولی۔